वह है अपना सृजनात्मकता। ठीक है, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका अर्थ समझेंगे। देखो एक एक चीज को समझते हुए चलना है अपन को। अपन ने अभी तक 3-4 जो टॉपिक कंप्लीट कर लिए सबको समझते हुए आगे बढ़े, तो ये भी अपन पहले समझेंगे फिर इसके अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे ना। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन सृजनात्मकता की क्या होती है। देखो लास्ट पिछला जो एग्जाम हुआ था लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। कितने आए थे? 5 या 6 है ना। इस बार में आएंगे 4-5 क्वेश्चन तो आते ही। तो देखो सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी क्या होती है। सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी उत्पत्ति। तो ध्यान रखना क्रिएटिविटी जो शब्द है, क्रिएटिविटी शब्द, ये क्रिएटिविटी शब्द, तो देखिए क्रिएटिविटी शब्द लैटिन ग्रीक भाषा की, कौन सी भाषा के? ग्रीक। ग्रीक भाषा के जो ग्रीक भाषा है उसके क्रिएट शब्द से हुई है। क्रिएट किससे? क्रिएट। ठीक है, तो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के क्रिएट शब्द से हुई है और जिसका जो अर्थ या तात्पर्य क्या होता है? अस्तित्व में लाना। किसमें? अस्तित्व में लाना। अस्तित्व में लाना। ठीक है, या सृजन करना, या सृजन करना। और सृजन मतलब बनाना। सृजन यानी क्या होता है? बनाना। अब देखो, ठीक है, यानी किसी भी चीज को अस्तित्व में लाना। जैसे हम कोई नई चीज का निर्माण करते हैं तो उसको वास्तविक रूप में लाते हैं ना, अस्तित्व में लाना, वास्तविक रूप में लाना, यानी सृजन करना या उसको बनाना। ये क्या होता है? सृजनात्मकता, ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो ध्यान रखना सृजनात्मकता जो क्रिएटिविटी शब्द है वो ग्रीक भाषा के क्रिएट से बना है। किससे बना है? क्रिएट से, जिसका अर्थ या तात्पर्य क्या होता है? अस्तित्व में लाना या वास्तविकता में लाना, या सृजन करना, या इसका मतलब होता है बनाना। ठीक है, आगे बात समझ आते। तो सबसे पहले अपन अर्थ की बात करते हैं। तो टॉपिक डाल लो सभी, सृजनात्मकता, और उसमें सबसे पहले देखो अर्थ। अर्थ क्या होता है? अर्थ देखो सृजनात्मकता, अर्थ में लिखना अर्थ इसका ना सृजनात्मकता, ब्रैकेट में लिखो क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। ग्रीक भाषा क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। देखिए ग्रीक भाषा के क्रिएट शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के क्रिएट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अस्तित्व में लाना। जिसका अर्थ होता है अस्तित्व में लाना। जिसका अर्थ होता है अस्तित्व में लाना। ठीक है, ऑब्लिक लगा के लिखो, सृजन करना, ऑब्लिक ऐसे, अस्तित्व में लाना, सृजन करना या बनाना। अस्तित्व में लाना, सृजन करना या बनाना। ठीक है, ये इसका क्या हो गया भाई? अर्थ। आगे बात समझो, सृजनात्मकता जो है क्रिएटिविटी कौन सी भाषा के शब्द से बना है? ग्रीक भाषा का। किस शब्द से बना है? क्रिएट से। किससे बना है? क्रिएट। ठीक है, क्रिएट शब्द कौन सा शब्द है? ये क्रिएट। तो क्रिएट से बना है और जिसका अर्थ या तात्पर्य क्या होता है? अस्तित्व में लाना। अस्तित्व, जिसका कोई अस्तित्व होता है ना, अस्तित्व में लाना, सृजन करना या उसका नवीन निर्माण करना या बनाना। ठीक है, तो ये हो गया अस्तित्व में लाना, सृजन करना। ठीक है ना। अब देखो ये अर्थ की बात होगी, ये किसकी बात होगी? अर्थ की। देखो अब अपन बात करते हैं परिभाषा, यानी परिभाषा क्या लिखी? सामान्य रूप से इसकी परिभाषा लिखते हैं। सामान्य परिभाषा में देखो
देखो, किसी व्यक्ति के द्वारा, समझना बात को ध्यान से पहले, कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के द्वारा नवीन निर्माण करना, नवीन रचनाओं का निर्माण करना, कोई नई अवधारणा बनाना, जैसे कोई नियम को संपादित करना, नवीन रचना का निर्माण करना, नई अवधारणा बनाना, जिसमें मौलिकता और नवीनता होनी चाहिए। जिसमें क्या होनी चाहिए? नवीनता और मौलिकता। इस क्षमता को ही क्या कहा जाता है? सृजनात्मक। यानी किसी व्यक्ति की वह क्षमता जिसके आधार पर वह किसी वस्तु का नवीन निर्माण कर देता है, किसी नई चीज का निर्माण कर देता है, नई वस्तु का निर्माण कर देता है, ठीक है, कोई नई रचना बना देता है, कोई अवधारणा, नियम, सिद्धांत का प्रतिपादित कर देता है। ये प्रतिपादित जो क्या है, इसमें उसमें क्या होनी चाहिए? नवीनता और मौलिकता, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहा जाता है, या कहते हैं, ठीक है। यानी कुल मिला के बात क्या हुई? देखो, देखा जाए तो कि व्यक्ति जो होता है, कोई व्यक्ति की सृजन संबंधी योग्यता, ठीक है। यानी व्यक्ति की सृजन संबंधी योग्यता, सृजन यानी बनाने की, नवीन निर्माण करने की जो योग्यता है, वही क्या है? सृजनात्मकता, ठीक है। तो परिभाषा में लिखो किसी व्यक्ति की वह क्षमता जिसके आधार पर वह नवीन रचना, नई अवधारणा या किसी नवीन वस्तु या नई वस्तु का निर्माण कर लेता है, जिसमें नवीनता व मौलिकता होती है, उसे ही सृजनात्मकता कहते हैं। जिसमें नवीनता वो क्या होती है? मौलिकता। जिसमें नवीनता वो मौलिकता होती है, उसे ही सृजनात्मकता कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होती है? नवीनता और मौलिकता, ठीक है। इसमें नवीनता और मौलिकता दोनों सम्मिलित रहती है। अब मैं बताऊंगा नवीनता और मौलिकता क्या होती है, आगे पढ़ेंगे ना। अभी पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ये अब एक लाइन छोड़ करके फिर से एरो लगा के लिखना, फिर से आगे लिखो, अर्थात किसी व्यक्ति की सृजन संबंधित योग्यता, सृजन संबंधी योग्यता लिख लिया। सृजन संबंधी योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। फिर अगली लाइन में लिखो, कहलाती है किसी व्यक्ति की सृजन यानी बनाने की योग्यता क्या कहलाएगी? सृजनात्मकता। अब अगली लाइन में लिखना, सामान्य रूप से किसी व्यक्ति द्वारा अपने विचारों, अनुभवों
अनुभव व अमूर्त कल्पनाओं को अमूर्त कल्पनाओं को अमूर्त कल्पनाओं को अमूर्त कल्पनाओं को नवीनता पूर्वक अमूर्त कल्पनाओं को अमूर्त अमूर्त ऐसे लिखना अमूर्त कल्पनाओं को नवीनता पूर्वक सृजन करते हुए नवीनता पूर्वक सृजन करते हुए नवीनता पूर्वक सृजन करते हुए मूर्त रूप प्रदान करना मूर्त रूप प्रदान करना मूर्त रूप प्रदान करना मूर्त रूप प्रदान करना। ठीक है, अमूर्त कल्पनाओं को नवीनता पूर्वक सृजन करते हुए मूर्त रूप प्रदान करना सृजनात्मकता कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको कि किसी व्यक्ति के द्वारा, लिख लिया भाई सभी ने, किसी व्यक्ति द्वारा अपने क्या है, अपने विचारों अनुभव अपने विचारों व अनुभवों को और अमूर्त कल्पनाओं को। ठीक है, तो किसी व्यक्ति द्वारा अपने विचारों अनुभव अमूर्त कल्पनाओं को, समझना बात को, एक एक को समझेंगे। किसी व्यक्ति द्वारा अपने जो विचार है, देखो सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है भाई, विचार आते ना। जैसे किसी नवीन चीज के निर्माण के लिए व्यक्ति के सबसे पहले क्या आएगा मस्तिष्क में, विचार। अरे किसी चीज के लिए अपना थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, सबसे पहले सोच में अपनी सोच क्या है, विचार। थिंक करना, कहीं ना कहीं विचार जुड़े रहते हैं। और देखो ध्यान रखना, व्यक्ति के जो विचार होते हैं, देखो ये जो विचार है, ये विचारों में व्यक्ति की क्या होती है, कल्पना है। विचारों में व्यक्ति की क्या होती है, ठीक है, और नहीं तो विचारों में कल्पना है, यानी कल्पनाएं व्यक्ति के विचारों में निहित होती है। ठीक है, अब देखो कल्पनाएं समझना, जब अपन कल्पनाएं करते हैं तो कल्पनाएं हमेशा कैसी होती है, अमूर्त होती है। कैसी होती है, अमूर्त। अरे किसी चीज को अपन जब देख नहीं पाते, उसके बारे में सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, सोच रहे हैं। ऐसे विचार जो, अब अमूर्त का मतलब क्या होता है, अब आप बात करते हैं अमूर्त। देखो ये अमूर्त शब्द क्या है, तो समझना बात को कि अपने विचारों को अमूर्त कल्पना है। ध्यान देना इस चीज पे, दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है, दिख रहा है सभी को, उधर भी दिख रहा है ना, तो ध्यान नहीं हो तब भी दिख रहा है, टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रहे या नहीं पर दिखेगा आप लोगों ना, जरूर दिखेगा। चलो ठीक है, दिख रहा है ना आपको। देखो अमूर्त कल्पनाओं की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं, अमूर्त। तो समझना भाई, अमूर्त जो कल्पनाएं होती है, अमूर्त का मतलब होता है जिन्हें वास्तविक रूप से हम देख नहीं पाते। ठीक है, जिन्हें हम वास्तविक रूप से देख नहीं पाते, यानी अमूर्त है, जिनके बारे में सिर्फ अपन सोच करके उसके बारे में कल्पना, ऐसी कल्पनाएं जो आपको वास्तविक रूप में दिखाई नहीं दे रही है, आप उसके बारे में सिर्फ सोच रहे हो। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे कोई वैज्ञानिक होगा या कोई भी व्यक्ति होगा जिसने, जैसे बात करते हैं ये कूलर है, ठीक है, अब किसी व्यक्ति ने जब इसका निर्माण किया, इसका सृजन किया, जब इसको बनाया, तो सबसे पहले उसने क्या सोचा होगा, यही सोचा होगा ना कि यार गर्मी के लिए एक ऐसी चीज की आवश्यकता होनी चाहिए जो, जैसे पंखा पहले पता है सभी को, पंखे चलता है, ठीक है, फैन चल रहा है, लेकिन ऐसी चीज का निर्माण किया जाए जो ठंडक दे। ठीक है, तो उसके लिए उसने विचार किए, क्या किया उसने, विचार किए, तो उसमें कल्पनाएं, विचारों में देखो व्यक्ति विचारों में क्या होती है, व्यक्ति की बहुत सारी कल्पनाएं करता है, अनेक प्रकार की। ठीक है, असंभव संभव सभी प्रकार की कल्पनाएं करता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, यानी होने वाली नहीं होने वाली सभी प्रकार की कल्पनाएं होती है, उनमें से कुछ कल्पनाएं सही होती है और कुछ नहीं होती। अब जब व्यक्ति विचारों में अपनी कल्पनाओं को करता रहता है, तो जब उस टाइम पे जो सोच रहा है, ठीक है, जब उस चीज का मंथन कर रहा है, तो वो क्या अमूर्त कल्पना है, क्या वो है, क्योंकि उनको वो वास्तविक रूप में नहीं ला रहा है, उनको सिर्फ वो सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा बनाया जा सकता है। ठीक है, वहां तक वो क्या अमूर्त कल्पना है, जिन्हें वास्तविक रूप में प्रकट नहीं किया गया है, सिर्फ अपने थिंकिंग में उसको सोचा गया, तो वो अपनी क्या है, अमूर्त कल्पना है। अब देखो जब उनको उन कल्पनाओं को सृजन करते हुए, क्या देखो
उन कल्पनाओं को नवीनता पूर्वक यानी नवीनता नए रूप में सर्जन करते हुए यानी बनाते हुए, ठीक है, सर्जन करते हुए यानी बनाते हुए। देखो विचार बनाने के बाद अपन उसको कार्य को करते हैं। विचार बनाया पढ़ने, मैं कल से पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक है, विचार बनाया, कल्पनाएं कर ली, कल्पना करके सो गए, ठीक है, ठीक है। बाकी यदि आप उन कल्पनाओं को, उन अमूर्त कल्पनाओं को क्या करोगे, नवीनता पूर्वक सर्जन करते हुए, नवीनता पूर्वक सर्जन करते हुए यदि आप उसको क्या करोगे, मूर्त रूप प्रदान कर दो। मूर्त रूप मतलब वास्तविक रूप से पढ़ने लग जाओ कि नहीं, कल्पनाएं करी थी, कल सोए नहीं, उठ करके बैठ गए, पढ़ने लग गए, ठीक है। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी जीवन में, ऐसा भी होना चाहिए। अपन कल्पनाएं नहीं करें, उन कल्पनाओं को सार्थक रूप में, वास्तविक रूप से मूर्त रूप प्रदान करें, ठीक है। हाँ, कभी कभी कल्पनाएं ज्यादा हो जाती है ना, हाँ, तो वो कल्पनाएं भी होती है। तो देखो मूर्त रूप प्रदान करना, क्या करना, हाँ, करना ही क्या कहलाती है, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद हो गई तो बाकी ऊपर की दोनों भी आसानी से याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किसी व्यक्ति की सृजन संबंधित योग्यता क्या कहलाती है, सृजनात्मकता, यानी व्यक्ति की वह क्षमता जिसके आधार पर वो अपने विचारों, विचारों, हमारे जो विचार हैं, अनुभव, ठीक है, अनुभव, विचार हैं, अनुभव है, कुछ भी अवधारणा है, जो भी है, उन सभी को क्या करता है, अमूर्त कल्पनाओं को, विचारों को और अमूर्त कल्पनाओं को नवीनता पूर्वक सर्जन करते हुए मूर्त रूप प्रदान करना ही क्या कहलाता है, ठीक है। आगे यहाँ तक बात समझ। तो यह पढ़ने सामान्य परिभाषा क्या समझी इसकी, क्या समझी भाई, कि सृजनात्मकता किसे कहेंगे, यानी सृजनात्मकता उसे कहेंगे किसी व्यक्ति की वह क्षमता, किसी व्यक्ति की वह क्षमता जिसके आधार पर वह अपने विचारों, अनुभवों, अमूर्त कल्पनाओं को नवीनता पूर्वक सर्जन करते हुए या बनाते हुए उन्हें मूर्त रूप प्रदान करता है, ठीक है, वही क्या कहलाती है, सृजनात्मकता, ठीक है ना। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि नवीनता किसी क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में नवीनता होना, मौलिकता होना, ये किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित था, सृजनात्मकता, ठीक, तो यहाँ से आया था वो क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बड़ी परिभाषा, अब इसके बाद लिखो अन्य परिभाषाएं, अन्य परिभाषाएं, अगली लाइन में अन्य परिभाषाएं। देखो अन्य परिभाषाओं की अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्लेटो की, किसकी, प्लेटो। देखो सबसे पहले प्लेटो ने क्या कहा था, देखो प्लेटो ने कहा था कि सृजनात्मकता जो होती है, सृजनात्मकता एक दैविक प्रेरणा है, एक दैविक प्रेरणा है, ठीक है। यानी इसने कहा दैविक प्रेरणा, समझना बात को। दैविक प्रेरणा मतलब अरे देवताओं से प्राप्त होने वाली प्रेरणा ना, हाँ, देवी देवताओं के द्वारा मिलने वाली प्रेरणा है, व्यक्ति को ऐसी शक्ति है मतलब जो देवी देवताओं के संबंधित होती है। इसने ये कहा था कि व्यक्ति के अंदर सृजनात्मकता की जो शक्ति है, जो प्रेरणा उत्पन्न होती है, वो किससे संबंधित है, देवी देवताओं से। यानी व्यक्ति के अंदर भगवान की कृपा से या देवी देवताओं की कृपा से उसके अंदर वह शक्ति निहित होती है। ये किसने कहा था, प्लेटो ने, ठीक है। इसके बाद दूसरे थे डार्विन, दूसरे कौन थे, डार्विन। डार्विन ने देखो क्या कहा था कि सृजनात्मकता जो होती है, सृजनात्मकता एक कॉस्मिक शक्ति है, एक कॉस्मिक शक्ति, ठीक है। सृजनात्मकता एक कॉस्मिक शक्ति है, ठीक है। अब देखो अभी समझेंगे इसको, यानी कॉस्मिक शक्ति क्या होती है, चलो समझ लेते हैं। देखो कॉस्मिक, ध्यान रखना, डार्विन के बारे में जानते हो कोई साइंस वाले बच्चे बेटा, चलो मैं बता देता हूँ ना, मैं साइंस वाला, ठीक है। देखो डार्विन एक प्राकृतिक वर्णवाद के सिद्धांत से जुड़े हैं वैज्ञानिक थे डार्विन, ठीक है।
10 तक तो पढ़ाया मैंने साइंस में, ठीक है। तो प्राकृतिक वर्णनवाद या कहकर नेचुरल, इन्होंने प्राकृतिक सिद्धांत दिया था प्राकृतिक वर्णनवाद का, जहाँ पर ये कहा था कि वातावरण, देखो वातावरण से संबंधित इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सृजनात्मक को वातावरण से संबंधित किया है यहाँ पर, यानी वातावरण में प्रकृति का प्रभाव पड़ता है किस पर, सृजनात्मकता। यानी व्यक्ति में एक प्रकार की कोशिका कहे तो नेचुरल शक्ति है, जो व्यक्ति अपने वातावरण से, किसमें, अपने वातावरण में, बाह्य वातावरण में जहाँ रहता है, वो वातावरणीय, वह जो वातावरण है, वह इन्वायरमेंट है, वही उसको क्या करता है, सृजनात्मकता की शक्ति प्रदान करता है। यानी एक प्रकार की कौशमिक शक्ति है, जहाँ पर व्यक्ति या बालक अपने वातावरण या बाह्य वातावरण या इन्वायरमेंट, ठीक है, अपने पर्यावरण, उसमें रह करके ही क्या करता है, ये शक्ति प्राप्त करता है। यानी पर्यावरण से, वातावरण से या बाह्य कारकों से क्या करता है, सीखता है, उनसे सीखता है और सृजन करना सीखता है, नवीनता लाता है, यानी सृजनात्मकता के गुण उत्पन्न होते हैं। किससे, सिर्फ वातावरण। देखो जैसा वातावरण मिलता है बालक में, वैसे गुण होते हैं। अपन ने पढ़ा था सामाजिक परिपक्वता में कि बालक सामाजिक रूप से परिपक्व होता है तो समाज के नियम कायदे कानून सीखता है, घर में सीखता है, माता पिता से सीखता है। हाँ, तो उसी प्रकार से सृजनात्मकता जो होती है, ये अपने बाह्य वातावरण से, यह जिसमें वो कार्य करता है, जिस परिवार में रहता है, जिसमें मिल में रहता है, जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो बालक को क्या करता है, सिखाता है, सृजन करना सिखाता है, नवीनता प्रदान करना सिखाता है, वो होती है उसकी सृजनात्मकता। तो यहाँ पर डार्विन ने कहा था कि सृजनात्मकता एक प्रकार की कॉस्मिक शक्ति है। क्या है भाई, कॉस्मिक शक्ति, ठीक है। इसके बाद नीत्से, इसको अपन नील से भी बोलते हैं ना। तो इसने कहा था कि सृजनात्मकता जो होता है, सृजनात्मकता व्यक्तियों या बालक में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का पागलपन है ना। ठीक है, देखो नीत्से ने कहा था कि सृजनात्मकता व्यक्तियों बालकों में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का पागलपन है, यानी एक प्रकार का ऐसा पागलपन होता है, जिद्दी जुनूनी जो स्वभाव होता है ना, बहुत सारे बच्चे जिद्दी स्वभाव होते हैं, जुनूनी होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए उत्साही होते हैं, तो उनके अंदर इस चीज के लिए उसको क्या कहा, कुछ कार्य करने वाले। देखो बहुत सी बार ऐसा होता था कि कोई असंभव कल्पनाएं करना, हाँ इधर है ना, ठीक है, असंभव कल्पनाएं करना, असंभव प्रतीत करना कोई भी चीज के बारे में। देखो कभी कभी व्यक्ति या बालक ऐसी बातें करता है जो मतलब जो कहीं ना कहीं बहुत हटके होती है, बहुत अलग होती है, हटके होती है, तो वही कल्पनाएं, वो बातें है ना, वो अनुभव करना, वो सारी चीजें क्या है, एक प्रकार का पागलपन है। और पागलपन किससे संबंधित है, सृजनात्मकता। ऐसा नहीं है कि पागल व्यक्ति कुछ नहीं हो सकता, पागल व्यक्ति सृजनशील भी हो सकता है ना, हाँ कोई नई चीज का निर्माण करने वाला, बनाने वाला, क्योंकि सृजनशीलता हमेशा व्यक्ति के अलग अलग पहलुओं से जुड़ी होती है, अलग अलग पहलुओं से। हाँ, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कोई व्यक्ति कहीं पर भी, देखो बहुत सारी चीजें अभी आगे बताऊंगा मैं तुम्हें, बहुत सारे समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्ट के साथ है ना। हाँ, तो ये सृजनात्मकता व्यक्ति और बालकों में पाए जाने वाला एक प्रकार का विशेष प्रकार का क्या है, पागलपन। आगे देखो, अगला है चौथा, क्रो एंड करो। देखो इन्होंने कहा था कि जो सृजनात्मकता जो होती है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। ये दिख जाएगा आपको, दिख रहा है आपको, व्यक्त करने की प्रक्रिया है।
ठीक है। अब देखो इधर एक बार इसको फिर लिखवा दूंगा मैं। देखो अपन अन्य परिभाषाओं की बात करें, सामान्य परिभाषा पढ़ने लिख ली पहले। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो की। प्लेटो ने कहा था कि सृजनात्मकता एक प्रकार की क्या है, दैविक प्रेरणा है। सिर्फ एक शब्द याद रखना है और कुछ नहीं करना, रटना नहीं है ना, रटना नहीं है, समझना है बस। इसके बाद डार्विन ने कहा था कॉस्मिक शक्ति, ठीक है। नीत्शे ने क्या कहा था, एक प्रकार का पागलपन, बस और कुछ याद नहीं करना, इसमें याद होगी सारी सृजनात्मकता की परिभाषा। एक एक शब्द याद रखना है। देखो याद रखना, हम परीक्षा में वहां लिखने नहीं जा रहे, हम ऑप्शन टिक करने जा रहे हैं। ऑप्शन टिक करना है और कुछ नहीं करना। वहां पर ऐसा थोड़ी कि अपन को पूरा उसके बारे में पेज पर देंगे बीए की तरह, है ना, हाँ नंबर ज्यादा आएंगे, बता देना पहले बीए में अपन पेज बढ़िया बनेंगे, अच्छे से नंबर मिल जाएंगे, ये तो अब नहीं होता है। अब देखो फ्रॉइड ने कहा था कि सृजनात्मकता जो होती है व्यक्ति के मौलिक परिणाम, क्या होता है व्यक्ति के मौलिक परिणाम, मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की प्रक्रिया। ध्यान रखना, अच्छी परिभाषा इंपॉर्टेंट है ना। तो व्यक्ति के मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की प्रक्रिया क्या है, सृजनात्मकता। मौलिक, अब समझना, मौलिक परिणाम यानी अपने मूल स्वरूप, मूल स्वभाव के जो मौलिक रूप से खुद के द्वारा निर्मित होते हैं। मौलिकता हमेशा स्वयं के द्वारा निर्मित होती है, ध्यान रखना। मौलिकता क्या होती है, जिसमें व्यक्ति स्वयं के द्वारा निर्मित विचारों को क्या करता है, मूर्त रूप प्रदान करता है, उनके आधार पर नवीन वस्तु का निर्माण करता है या नई चीज का निर्माण करता है, वो होती है नवीनता, और उसमें सम्मिलित होती है मौलिकता, ठीक है। चलो लिख लो इनको, अन्य परिभाषाओं को लिख लिया। हो गई, कर लिया नोट, कल आराम से लिखो ना, पढ़ते हुए लिखो, समझते हुए, है ना। याद यही करना है, यही याद हो जाएगा, घर पे जाने के बाद याद नहीं करना। प्लेटो ने सृजनात्मकता को क्या कहा है, दैविक प्रेरणा, ठीक है। डार्विन ने कॉस्मिक शक्ति कहा है, नीत्शे ने पागलपन कहा है, फ्रॉइड ने मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की प्रक्रिया कहा है। मैं ऐसे याद करूंगा भाई, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसे याद करता, एक शब्द याद करके, ठीक है, इसलिए तुम्हें भी ऐसे ही करना है। आपका सिलेबस अगली बार कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। अगली बार अपने 3-4 दिन क्लास रहेगी, 3 दिन है ना, अगली बार नेक्स्ट बार पूरा 17, 18, 19, 20 है ना, 20 तारीख तक तुम्हारा अपना एक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद 10 दिन बचेंगे, 10 दिन में आपको रिवाइज करना है, अच्छे से सोल्व करना है। और अभी देखो मेरी बात सुनो, एक पढ़ाई का ऐसा सिस्टम रखना चाहिए, एक प्लानिंग, अपनी प्लानिंग बेटर होनी चाहिए। प्लानिंग हर जगह काम आती है। देखो नियोजन जीवन में प्लानिंग और अनुशासन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए अभी से टारगेट के साथ पढ़ाई करते रहो। मात्र 20 दिन बचे आपके पास, ठीक है। ये 20 दिन आपकी जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समय देखो 1 साल पीछे छोड़ देता है, किसी को छोड़ देता ना, हाँ, क्योंकि समय वापस थोड़ी आता है, एक बार निकलने के बाद वापस नहीं आता, ठीक है भाई। प्लेटो के अनुसार दैविक प्रेरणा, डार्विन ने कॉस्मिक शक्ति कहा है, नीत्शे ने पागलपन कहा है, फ्रॉइड ने मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की प्रक्रिया कहा है। अपने मौलिक जो परिणाम है उनको व्यक्त करना, किस प्रकार उसको बताना, ठीक है। आगे बात समझे, पीछे लिख लिया, कंप्लीट। चलो बढ़िया हो गया सबके नोट, कर दो पेज चेंज।
मनोवैज्ञानिक है। हाँ नाम है, जैसे मेरा नेम है, जैसे आपका नेम है कोई, वैसे इनका भी नेम है। इनके हाँ इसके माता पिता ने यही नेम रखा है इसका नाम। ठीक है, देखो अब एक आगे एक लाइन लिखने का, देखो क्रो एंड क्रो ने बाल्यावस्था को हाँ लिखो, बाल्यावस्था को सृजनात्मकता का स्वर्ण काल कहा है, स्वर्ण काल का, ठीक है। क्रो एंड क्रो ने बाल्यावस्था को, किसको, बाल्य अवस्था को किसका, सृजनात्मकता का क्या कहा है, स्वर्ण काल। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबके, है ना। अब देखो अब अगला अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखो सृजनात्मकता। चलो इसको के लिए आवश्यक शर्त, सृजनात्मकता के लिए आवश्यक क्या क्या शर्तें होती है। सृजनात्मकता के लिए आवश्यक शर्तें, तो देखो सृजनात्मकता के लिए आवश्यक शर्तों में सबसे पहले लिखेंगे मौलिकता। सबसे पहले कौन सी, मौलिकता, ठीक है। सबसे पहले कौन सी, मौलिकता। इसके बाद आवश्यक शर्तों में चलो इसमें थोड़ा सा लिख देंगे, आप समझना बात को, एक एक को समझते चलेगा ना, एक एक थोड़ा थोड़ा लिख के। देखो सृजनात्मकता के लिए आवश्यक शर्तों में सबसे पहले मौलिकता। सबसे पहले कौन सी है, मौलिकता। मौलिकता का मतलब होता है व्यक्ति के स्वयं के मूल विचार, जो अपने स्वयं के विचार मूल रूप से अपने, देखो किसी की कॉपी नहीं है, जैसे उसके विचारों को समझ करके लेकर के अपने आधार पर उसको बनाना, ठीक है। किसी का विचारों की कॉपी नहीं करना या पहले से लिखी वस्तु को वैसा ही बनाना, वैसा नहीं। यहाँ पर अपने स्वयं के नवीनता पूर्वक सर्जन किए मौलिक विचार, जहाँ व्यक्ति अपने मूल विचारों को क्या करता है, वही प्रकट करता है, ठीक है। उनमें क्या होती है, मौलिकता होती है। उनमें क्या होती है, मौलिकता, यानी उनका मूल स्वरूप नवीन रूप में होता है। जो मूल स्वरूप है किस रूप में होता है, नवीन रूप, यानी नए स्वरूप में, वो होती है उसकी मौलिकता, जो स्वयं के द्वारा निर्मित होती है। लिखो इसमें, एक एक को ऐसे लिखते हुए समझ देगा ना, समझ में आ गया। मौलिकता क्या होती है, व्यक्ति के स्वयं के मूल विचार जो नवीन स्वरूप में होते हैं। लिखो इसमें, साथ में लिख भी लो, याद नहीं रहेगा तो लिख लो ना। लिखो यह, देखो यह प्रथम व अनिवार्य शर्त है। यह प्रथम व अनिवार्य शर्त है। यह प्रथम व अनिवार्य शर्त है। यह प्रथम व अनिवार्य शर्त है जो व्यक्ति के प्रथम व अनिवार्य शर्त है जो व्यक्ति की प्रथम व अनिवार्य शर्त, प्रथम व अनिवार्य शर्त, प्रथम व अनिवार्य शर्त है जो व्यक्ति के स्वयं के विचारों
के विचारों, जो व्यक्ति के स्वयं के विचारों से निर्मित होती है, निर्मित होती है। निर्मित होती है। निकला? अगले लाइन में लिखो, मौलिकता सदैव, मौलिकता सदैव, मौलिकता सदैव नवीन स्वरूप में, मौलिकता सदैव नवीन स्वरूप में, मौलिकता सदैव नवीन स्वरूप में तथा नई वस्तु के निर्माण, नवीन स्वरूप में तथा नई वस्तु के निर्माण से संबंधित होती है, से संबंधित होती है। ठीक है? दूसरी है संसाधनों का पुनर्गठन। या संयोगों का पुनर्गठन। देखो समझना बात को, आवश्यक शब्दों की बात करें तो मौलिकता होना है प्रथम व अनिवार्य शर्त, जहां पर व्यक्ति के क्या होते हैं, स्वयं के विचारों से निर्मित, विचारों से निर्मित, जो व्यक्ति की किसी नवीन वस्तु के निर्माण से संबंधित होती है। इसके बाद आती है संसाधनों का पुनर्गठन। देखो ये जो शर्त होती है, संसाधन यानी ऐसे संसाधन जिनकी आवश्यकता होती है, ऐसे संसाधन या ऐसी चीजें जिनकी आवश्यकता किसी नवीन वस्तु के निर्माण में होती है, किसी नवीन वस्तु के सृजन में होती है, वो होते हैं संसाधन। हम कोई कार्य करते तो हमें उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, संसाधनों की। किसकी आवश्यकता होती है? जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें संसाधन चाहिए ना, पढ़ने के लिए सामग्री भी चाहिए, शिक्षण सहायक सामग्री चाहिए, शिक्षण सामग्री चाहिए, तो वही हमारी क्या है, संसाधन है। क्या है? संसाधन। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जो एक दिन पहले शादी अटेंड करके आते हैं, प्रोग्राम में साथ है ना, हाँ वो क्लास में। ठीक है, तो संसाधनों का पुनर्गठन या संयोगों का पुनर्गठन, जहाँ पर व्यक्ति क्या करता है या बालक अपने सृजनात्मकता का विकास के लिए कोई नए संसाधनों का, उपलब्ध संसाधनों क्या करता है, पुनर्गठित करता है, उन्हें आपस में जोड़ता है। देखो नवीन स्वरूप प्रदान करने के लिए, नई चीज का निर्माण करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, संसाधनों को क्या करता है, स्रोतों से, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करता है। क्या करता है, उनको अलग अलग। देखो नई वस्तु, अपन बेहतर क्वालिटी की चीज बना रहे हैं तो नवीन वस्तु का निर्माण करें। नई वस्तु या बेहतर क्वालिटी की गुणवत्ता वाली चीज का निर्माण के लिए अलग अलग स्रोतों से प्राप्त सामग्री को इकट्ठा किया जाता है। अच्छी सामग्री, जैसे मान लो मैं कोई किताब बनाता हूँ, कोई बुक्स बनाता हूँ, या मेरे अपने स्वयं के नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है, तो उनमें क्या करूँगा कि उनमें बेहतर क्वालिटी अच्छी चीज़ होनी चाहिए। किसी एक गाइड नहीं होनी चाहिए कि उसकी नकल कर दो लिख दिया बस, ऐसा नहीं है ना। उसमें अपनी बेहतर क्वालिटी हो, उसमें अलग अलग अच्छे अच्छे स्रोतों से प्राप्त सहायक सामग्री हो, शिक्षण सामग्री हो, उसको एक ही विषय, एक ही कंटेंट के साथ उसमें रख दिया जाए और उसको आसानी से पढ़ लिया जाए, वो है सृजनात्मक। कोई नई चीज के निर्माण, नई वस्तु के निर्माण के लिए, उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए अलग अलग चीजों का समावेश किया जाता है। बोले छोटे फोन आते कीपैड वाले, है ना, फिर एंड्रॉइड आ गए 2G 3G अलग अलग, फिर उसमें और अब बढ़ते जा रहे हैं, बढ़िया है ना। अब तो 10-15 हज़ार नहीं, 25-30 हज़ार वाला चाहिए, 40 हज़ार वाला चाहिए, है ना। तो क्वालिटी बनाने के लिए उसमें अलग अलग चीज़ें डाल दी जाएंगी। तो फोन हर चीज़ में, हर चीज़ का जो निर्माण हो रहा है, जो सृजन हो रहा है, उसकी बेहतर क्वालिटी कर दी जा रही है, उसकी गुणवत्ता में क्या किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। ठीक है, तो संसाधनों का पुनर्गठन, आगे बात समझे कि सृजनशील वस्तु के निर्माण के लिए अलग अलग स्रोतों से प्राप्त संसाधनों को क्या किया जाता है, पुनर्गठित किया जाता है या उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो लिखो इसमें एक लाइन, संसाधनों का पुनर्गठन, संसाधनों का पुनर्गठन, इसमें लिखना है, देखो उपलब्ध संसाधनों की सहायता से, उपलब्ध संसाधनों की सहायता से, उपलब्ध संसाधनों की सहायता से
उपलब्ध संसाधनों की सहायता से, उपलब्ध संसाधनों की सहायता से नवीन वस्तु का निर्माण करना तथा उसके लिए आवश्यक वस्तुओं या संसाधनों को अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करना संसाधनों का पुनर्गठन कहलाता है। प्राप्त करना संसाधनों का पुनर्गठन कहलाता है। पुनर्गठन कहलाता है। आवश्यक संसाधन अलग अलग स्रोतों से आवश्यक संसाधनों को जोड़ना क्या कहलाता है? पुनर्गठन कहलाता है। संसाधनों का पुनर्गठन कहलाता है। लिख लें यहाँ तक समझना, ठीक है? एक लाइन और लिख लो, ठीक है? उपलब्ध संसाधनों की सहायता से नवीन वस्तु का निर्माण करना। उपलब्ध संसाधनों की सहायता से नवीन वस्तु का उसको जिसके छूट गया पीछे हो गया था, नवीन वस्तु का निर्माण करना, ठीक है? नवीन वस्तु का निर्माण करना ही संसाधनों का पुनर्गठन कहलाता है। बस अलग अलग स्रोतों से सामग्री को जोड़ेंगे, वस्तुओं को साथ जोड़ेंगे, ठीक है? क्या हो गया? छूट गया फिर छूट रहा है। कहां से मेरे को बताओ, कहां से? उपलब्ध संसाधनों की सहायता से नवीन वस्तु का निर्माण करना ही संसाधनों का पुनर्गठन कहलाता है, ठीक है? देखो, उपलब्ध संसाधनों को अलग अलग स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करके नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है। ये लिख लिया समझे? ये हो गया संसाधनों का पुनर्गठन। एक लाइन और लिख लो। देखो, यह शर्त नवीन वस्तु के पुनर्गठन से यह शर्त नवीन वस्तु के पुनर्गठन से संबंधित होती है। यह शर्त नवीन वस्तु के पुनर्गठन से क्या होती है भाई? संबंधित होती है। हो गया? चलो आगे। अब देखो तीसरे नंबर के ना, प्रतिभा में वृद्धि। देखो, ये शर्त क्या होती है भाई? प्रतिभा में वृद्धि। समझना बात को। प्रतिभा में वृद्धि का मतलब होता है, देखो, किसी की क्वालिटी में क्या होना? प्रतिभा। अरे किसी की क्वालिटी में और अधिक क्या होना? बढ़ोतरी होना। उसकी पहले की क्वालिटी में और अधिक प्रोग्रेस होना, है ना? किसी की गुणवत्ता में सुधार होना, गुणों में सुधार होना, किसी की क्वालिटी और बेहतर हो जाना, वही प्रतिभा में वृद्धि। जैसे कोई बालक पहले अच्छा पढ़ता था और फिर और अच्छा पढ़ने लग गया, तो क्या है? उसकी प्रतिभा में वृद्धि। पहले बालक अच्छा पढ़ता था, फिर और अच्छा पढ़ने लग गया और फिर उसके बाद पढ़ना ही छोड़ दिया, है ना? तो वो तो बहुत डाउन हो गया फिर, है ना? इसलिए प्रतिभा में वृद्धि जब कब होती है? जब वो अपनी प्रतिभा को बढ़ाता रहता है। जैसे पहले निम्न, फिर वो थोड़ा ऊपर, थोड़ा आगे, ऐसा है ना? हाँ, अपन क्या करते थे? वो कोई भी काम करते धीरे धीरे करते ना। और उसी प्रकार से किसी चीज में, पढ़ाई में हो, चाहे किसी चीज की गुणवत्ता में सुधार करना हो, तो उसको धीरे धीरे किया जाता है। एक साथ नहीं होता ना। पहले उसके थोड़े भागों को, थोड़ी चीजों को परिवर्तित किया जाता है, मॉडिफाइड करके उसको और अच्छा बनाया जाता है, फिर उसको और अच्छा बनाया जाता है। और ये चीजें अपन कॉमन रूप से देखते हैं। पहले के टाइम पे सब चीजें अलग अलग थी। आज हर चीज को बहुत बेहतर क्वालिटी के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। पहले कंप्यूटर बड़े बड़े आते थे, है ना? आज कंप्यूटर एक छोटा सा मोबाइल में कंप्यूटर चल रहा है।
वो सब चीजें। तो ये क्या कि अब बेहतर क्वालिटी बढ़ाई जा रही है, गुणवत्ता में क्या किया जा रहा है, लगातार सुधार, उसकी गुणवत्ता में लगातार सुधार किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, सृजनशीलता या सृजनात्मकता की आवश्यक शब्दों में यह आता है कि अगर आप किसी नवीन वस्तु का निर्माण कर रहे हो, कोई सृजनशील वस्तु बना रहे हो, तो उसकी प्रतिभा में क्या होनी चाहिए, वृद्धि, उसकी गुणवत्ता में क्या होनी चाहिए। यानी आप अगर कोई नई चीज का निर्माण कर रहे हो, कोई नवीन वस्तु बना रहे हो, तो उसके पहले पुरानी जो है उससे बढ़िया होनी चाहिए, आपकी प्रतिभा में क्या होनी चाहिए, लगातार वृद्धि। ध्यान रखना, नवीन वस्तु के निर्माण के साथ साथ उसकी प्रतिभा में लगातार वृद्धि होती रहनी चाहिए, लगातार आगे चलते रहे, नवीन चीजों का निर्माण होता रहे। यदि आप बालकों को सिखा रहे हो तो उसकी प्रतिभा में वृद्धि करने के लिए लगातार क्या करते रहो, प्रयास, उसकी प्रतिभा और अधिक निखरे। ठीक है, वो जिस क्षेत्र का, जिसका अच्छा, जो अच्छा लड़का है, जो जिसमें अच्छा कर सकता है, वो उस क्षेत्र में और आगे बढ़ सके, उसकी प्रतिभा में क्या हो, वृद्धि हो। ठीक है, तो लिखो, इसमें लिखो, लिखो, इस शर्त के अनुसार किसी वस्तु के, इस शर्त के अनुसार, इस शर्त के अनुसार किसी वस्तु के, इस शर्त के अनुसार किसी वस्तु के नए निर्माण में, नए निर्माण में, नए निर्माण में, नए निर्माण में लगातार व, नए निर्माण में लगातार व निरंतर रूप से, लगातार व निरंतर रूप से, लगातार व निरंतर रूप से तथा विकासशील तरीके से, तथा विकासशील तरीके से, तथा विकासशील तरीके से उसकी गुणवत्ता में, उसकी गुणवत्ता में, उसकी गुणवत्ता में सुधार होना आवश्यक है। लगातार व निरंतर रूप से तथा विकासशील तरीके से उसकी गुणवत्ता में सुधार होना आवश्यक है। पीछे छोटा था नहीं, विकासशील तरीके से उसकी गुणवत्ता में सुधार होना, उसकी गुणवत्ता में सुधार होना आवश्यक है। ठीक है, तो गुणवत्ता में सुधार होना यानी प्रतिभा में वृद्धि होना, क्वालिटी बेटर होना। आगे बस अगला लिखो, कार्य उपयोगी, चौथे नंबर का है कार्य उपयोगी। दिख रहा है पीछे तक सबको ना, कार्य उपयोगी यानी कार्य उपयोगी। कार्य उपयोगी, देखो, कार्य उपयोगी मतलब वस्तु जिसका निर्माण हो रहा है, जो सृजनशील वस्तु है, देखिए सबने कार्य उपयोगी, जो सृजनशील वस्तु है जिसका निर्माण किया जा रहा है, वो कार्य में किसी हो उपयोग, उसका उपयोग होना चाहिए, उसका कार्य में उपयोग हो। अगर आप कोई भी नवीन वस्तु का निर्माण कर रहे हो तो उसका कार्य में कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, उपयोग, चाहे वो सजावट के लिए बनाई गई चीज हो। ठीक है, हाँ, बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो सृजनशील वस्तु का निर्माण करते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं से बढ़िया सजावट के सामान बनाना, ये करना, वो सब क्या है, वो सब उनकी क्या है, क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है। अपने कौशल के आधार पर नई चीज का निर्माण करना भी क्या कहलाता है, सृजनात्मकता। ठीक है, अपने कौशल के आधार, जो अपन में क्वालिटी है उसके आधार पर नई चीज का निर्माण है, तो वो क्या है, सृजनात्मकता। तो देखो, कार्य उपयोगी यानी कार्य का उपयोग, कार्य में क्या होना, उसका उपयोग होना। सृजनशील वस्तु का उपयोग कार्य में होना चाहिए, किसी भी कार्य में उसका क्या होना चाहिए, उपयोग होना आवश्यक है, यह कार्य उपयोगी। ठीक है, तो लिख लो एक लाइन, देखो, देखो, इसके अनुसार निर्मित, इसके अनुसार निर्मित, इसके अनुसार निर्मित या बनाई गई, इसके अनुसार निर्मित या बनाई गई, या बनाई गई सृजनशील वस्तु, बनाई गई सृजनशील वस्तु, बनाई गई सृजनशील वस्तु सामान्य जन के लिए, सामान्य जन यानी सामान्य व्यक्तियों के,
सामान्य जन के लिए कार्य में उपयोगी होना, कार्य में उपयोगी होना, कार्य में उपयोगी होना आवश्यक है, कार्य में उपयोगी होना आवश्यक है। सामान्य जन के लिए इसका कार्य में क्या होना चाहिए, उपयोग। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट अपनी एक शर्त बची है 5वें नंबर की, वो है सर्वमान्य। ठीक है, 5 शर्त है सर्वमान्य। देखो सर्वमान्य मतलब उसको प्रमाण मिल जाए, अधिकृत रूप से उसको प्रमाण दे दिया जाए, प्रमाणीकृत हो जाए। सर्वमान्य जिस चीज को सभी के द्वारा क्या दे दी जाए, मान्यता। अरे जिसको अपन मान्यता प्रदान कर देते हैं, मान्यता देना ही वो क्या गलत है, प्रमाण देना, मान्यता का प्रमाण देना ही क्या गलत है, सर्वमान्य। ठीक है, यानी वो प्रमाणित हो जाती है, मान्यता प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी चीज को मान्यता प्राप्त होने पर वो सर्वमान्य है, इसको मानना। ठीक है, जैसे कोई नियम कानून वगैरह जो बनते हैं उनको सर्वमान्य होते हैं, सब क्या है, सर्वमान्य। जहाँ पर सरकार के अकॉर्डिंग या उस प्रशासन के अकॉर्डिंग वो नियम कानून कायदे लागू कर दिए जाते हैं ना, और उन नियम कायदे कानूनों को जनहित के द्वारा माना जाता है, यानी वो सर्वमान्य है, सभी को मानना आवश्यक है। और वहीं पर उसकी गुणवत्ता भी, उसकी गुणवत्ता उसको मान्यता का गुण प्रदान करती है कि यह सही है या गलत है। ठीक है, इसलिए वो सर्वमान्य हो जाती है। तो अगर वो अच्छी होगी, कार्य उपयोगी होगी, यानी ये जब ये सारी शर्तें उसमें मौजूद होगी, जब ये सारी शर्तें उसमें मौजूद होगी तो वो सर्वमान्य मानी जाएगी। ठीक है, तो लिखो यह अंतिम व अनिवार्य शर्त है, अंतिम व अनिवार्य शर्त है जिसके आधार पर यह अंतिम व अनिवार्य शर्त है, यह अंतिम व अनिवार्य शर्त है जिसके आधार पर सृजनशील वस्तु, जिसके आधार पर सृजनशील वस्तु या निर्मित नई वस्तु सामाजिक व व्यावसायिक स्तर पर सामाजिक व व्यावसायिक स्तर पर सामाजिक व व्यावसायिक स्तर पर मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त क्या होनी चाहिए, मान्य, यानी उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो अब ये होगी अपने आवश्यक शर्तें, ये कंप्लीट शर्तें हो चुकी है। एक बार इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो सृजनात्मकता के लिए आवश्यक शर्तों की अपन बात करते हैं, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। ये शर्तें होगी तो वो जैसे नवीन वस्तु का निर्माण हो रहा है, किसी नवीन वस्तु के निर्माण के लिए ये शर्तें उसमें होना आवश्यक है, तभी वो क्या मानी जाएगी, सृजनशील वस्तु मानी जाएगी। यानी ये होना जरूरी है। अगर वहाँ आ जाएगी सृजनात्मकता के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं, और शर्तें, तो ये याद रखना है। ठीक है, देखो यहाँ मैं चाहता हूँ तो 5 मिनट में इसको कंप्लीट करवा सकता हूँ। समझाने के लिए इसको अलग अलग रूप में लिखवाया मैंने। ठीक है, बाकी ध्यान रखना, इसको मेन जो चीज़ है वो क्या याद करनी है, आवश्यक शर्तों की बात करें। किसकी बात करें अपन, आवश्यक शर्तों। तो शर्तों में अपन को सबसे पहले याद रखनी है कौन सी, मौलिकता। सबसे पहले मौलिकता, यानी वस्तु में क्या होनी चाहिए, मौलिकता। उसके बाद संसाधनों का क्या होना चाहिए, हाँ, किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। संसाधन चाहे आप अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा करके बनाओ। ठीक है, संसाधनों को पुनर्गठन किया जाना चाहिए नवीन वस्तु के निर्माण, तो ये संसाधनों का पुनर्गठन। उसके बाद उसकी प्रतिभा में लगातार क्या होनी चाहिए, हाँ, ऐसा नहीं कि पहले आप किसी और के द्वारा निर्मित वस्तु को आप कंप्लीट कर रहे हो और उससे भी उसकी गुणवत्ता क्या हो, कम हो, उसकी गुणवत्ता अधिक होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिभा में वृद्धि। कार्य उपयोगी सामान्य जन के लिए क्या होनी चाहिए, और मान्यता प्राप्त होना चाहिए। मान्यता प्राप्त होगी उसको सभी मानेंगे, सर्वमान्य रहेगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट होगी। अब इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट
टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद अगला है सृजनात्मकता। अभी 5 मिनट बाद है ना, मिलेगा, सभी को दे देंगे फिर थोड़ा 5-10 मिनट पर, और जिसको ज़्यादा ही वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा मैं मेरी बात सुनो, अभी के 5-10 मिनट खराब हो गए ना, 10:30 में करो। सृजनात्मकता की विशेषताएं, विशेषताएं, सृजनात्मकता की विशेषताएं, लक्षण, तत्व, याद करो, ठीक है। एक काम करो, गुण वाले को, हाँ चलो ये भी आ जाता है वैसे तो, ठीक। सृजनात्मकता की विशेषता है, लक्षण या तत्व, ठीक है। अब देखो अपनी इसकी विशेषताओं की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे विशेषताओं की। सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या क्या होती है, ठीक है। अब देखो एक एक विशेषता की बात करेंगे। यहाँ पर जितनी भी विशेषताएं, लास्ट बार यहाँ से भी प्रश्न आया, ठीक है। लास्ट बार यहाँ प्रश्न आया था कि टॉलरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के तत्व या विशेषताएं हैं या नहीं है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। उसको भी मैं लिखवा दूंगा। बाकी अपन कॉमन रूप से 10 से 12 जितनी भी इसकी विशेषताएं सभी को लिख लेंगे, ठीक है ना। एक एक को समझते हुए, और समझते हुए जिसको मैं लिखवाना है मैं उसको लिखवा दूंगा, और जिसको सिर्फ ऐसे ही समझना है उसको ऐसे ही समझा दूंगा। बाकी पहले अपन लिखने वाली चीजों को लिख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन विशेषताओं में, धारा प्रवाहिता, ठीक है। धारा प्रवाहिता, देखो समझना बात को, धारा प्रवाहिता का मतलब क्या है। देखो किसी व्यक्ति या बालक, कोई व्यक्ति या बालक है तो उसमें यानी वो व्यक्ति सृजनात्मक है या नहीं है, यानी उसके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, उसका क्या लक्षण है, उसमें क्या ऐसे लक्षण है जो उसको सृजनशील बना रहे हैं, उसकी कौन सी विशेषता है जो उसको सृजनशील बना रही है, ठीक है। तो वो विशेषता, वो लक्षण उसको क्या बनाता है, सृजनात्मक या सृजनशील बनाएगा, ठीक है। तो देखो धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाहिता का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति या बालक, ऐसे व्यक्ति या बालक जो लगातार निरंतर रूप से खुली अभिव्यक्ति करने वाले थे, जो निरंतर रूप से लगातार खुली अभिव्यक्ति करने वाले, खुली मतलब अपनी बातों को स्पष्ट रखने वाले, बोलने वाले, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखने वाले, जो विचार रख देते हैं ना अपने खुद के विचार। देखो अगर कोई बालक बच्चा क्लास में बैठा है और वो आपसे पूछता है कि सर ये ऐसे कैसे होगा, या मैम ऐसे कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं वो लॉजिक लगा रहा है, उसमें आलोचनात्मक जो चिंतन है कि वो सृजनात्मक अपसारी प्रकार का यदि वो बातें कर रहा है जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी रहती है, अपसारी चिंतन जो होता है, तो वो बच्चा कैसा हो सकता है, सृजनशील। कैसा हो सकता है, हाँ, यानी वो सृजनशील बालक हो सकता है जो आपसे अलग अलग प्रकार के सवाल करता है, ठीक है। तो धारा प्रवाहिता मतलब ऐसे व्यक्ति या बालक जो लगातार और निरंतर रूप से खुली अभिव्यक्ति रखते हैं, खुले विचार रखते हैं, ठीक है। लगातार किसी चीज को कार्य करने के लिए उसमें लगातार प्रयासरत रहते हैं, किसी कार्य को करने के लिए लगातार क्या रहते हैं, प्रयासरत, जहां तक वो कार्य या लक्ष्य पूरा नहीं हो जाए। यानी धारा प्रवाह, धारा क्या शब्दों को समझ लिया करो और कुछ नहीं, ऐसे लॉजिक लगाया करो माइंड से। एक धारा जो नदी धारा में बहती है और उसका प्रवाह होता है, ठीक है, हाँ, जैसे नदी धारा, एक धारा में बहती है नदी, हाँ, धारा प्रवाह, तो एक प्रवाह में बहना, कहने का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति या बालक के द्वारा लगातार निरंतर रूप से किसी लक्ष्य की प्राप्ति में प्रयासरत होना, अपने विचारों को और अधिक रूप से खुली अभिव्यक्ति करना, नए नए विचार प्रकट करना। कहने का मतलब है व्यक्ति या बालक अपने विचारों को लगातार रूप से, निरंतर रूप से खुली अभिव्यक्ति करने वाला हो, खुला अभिभाषण करने वाला हो, ठीक है, और निरंतर प्रयासरत, और निरंतर क्या हो, प्रयासरत, लक्ष्य की प्राप्ति में लगातार प्रयासरत करने वाला, वो धारा प्रवाहिता, वो क्या होती है, हाँ। अब देखो सिर्फ वहाँ इतना सा पूछता है कि विशेषता है या नहीं,
धारा प्रवाहिता के बारे में वहाँ लिखवाएगा नहीं लगी, ठीक है। बाकी तुम लिख लो एक लाइन समझने के लिए। देखो, किसी व्यक्ति या बालक का वह लक्षण, किसी व्यक्ति या बालक का वह लक्षण जिसमें विचारों भाषा, वह अपने संभाषण या अभिभाषण है ना, संभाषण या अभिभाषण, तथा संप्रेषण में खुली अभिव्यक्ति होती है। क्या लिखा है इसमें पहले? संप्रेषण, हाँ, में खुली अभिव्यक्ति, ओपन है ना, खुली अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। तथा वह निरंतर रूप से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रयासरत होते हैं। इस गुण को ही धारा प्रवाहिता करते हैं। इस गुण को ही क्या करते हैं भाई? धारा प्रवाहिता। इस गुण को ही क्या कहते हैं? धारा प्रवाहिता। ठीक है। खुली वो भी जो लिखा है वो देखो, ठीक है। ठीक है ना, धारा प्रवाहिता गलत। तो ये क्या हो गया भाई? धारा प्रवाहिता। ठीक है, ध्यान रखना, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। धारा प्रवाहिता। दूसरा है मौलिकता। दूसरा क्या है? मौलिकता। दूसरा है मौलिकता। धारा प्रवाहिता मतलब खुली अभिव्यक्ति, अभिभाषण करना, लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयासरत होना। ठीक है। अब देखो, मौलिकता ये व्यक्ति के स्वयं के विचारों से क्या से निर्भर करती है? स्वयं के, हाँ, अपने विचार, स्वयं के विचारों से बनाई हुई संरचना है। एक प्रकार से नवीन स्वरूप में अपने जो विचार है उनको प्रकट करने की जो क्षमता है वही क्या है? मौलिकता। वही क्या है? मौलिकता। पहले बता दिया मैंने, ये उसमें भी लिखवाया था मैंने अनिवार्य शर्तों में, और यहाँ विशेषताओं में भी आती है मौलिकता। लिखो इसमें, लिखो सृजनशील व्यक्ति द्वारा अपने मौलिक विचारों, सृजनशील व्यक्ति द्वारा अपने मौलिक विचारों के आधार पर, किसी वस्तु को, मौलिक विचारों के आधार पर किसी वस्तु को, मौलिक विचारों के आधार पर, मौलिक विचारों
के आधार पर किसी वस्तु को नवीन स्वरूप प्रदान करना, मौलिकता कला प्रदान करना, नवीन स्वरूप प्रदान करना क्या कहलाती है? मौलिकता। अपने स्वयं के विचारों, अपने स्वयं के मौलिक विचार, ठीक है। तो व्यक्ति के अपने स्वयं के मौलिक विचार हैं, अपने स्वयं के मौलिक विचारों के आधार पर किसी वस्तु को नवीन स्वरूप प्रदान करना क्या कहलाती है? मौलिकता, ठीक है। आगे लिखो, यह मौलिकता हो गई है ना, धारा प्रवाहिता, मौलिकता। फिर उसके बाद आता है लचीलापन, ठीक है। उसके बाद आता है अगला लचीलापन, ठीक है। देखो लचीलापन का मतलब होता है, क्या होता है लचीलापन? हल्का फुल्का, ठीक है। देखो लचीलापन है ना, जानते हो? नहीं जानते? देखो ध्यान रखना, लचीलेपन का जो गुण होता है वो सृजनशील वस्तु में होना चाहिए। इसका मतलब होता है गुणवत्ता में सुधार के लिए, जिसे अपने आवश्यक शब्दों में पढ़ा कि प्रतिभा में लगातार वृद्धि होनी चाहिए, पढ़ा था अभी थोड़ी देर। तो प्रतिभा में लगातार वृद्धि हो तो देखो उसकी गुणवत्ता में क्या होगा? सुधार करना होगा। अरे करना होगा ना सुधार। गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उसमें क्या करना होगा? संशोधन या परिवर्तन करना होगा। पुरानी चीज को हटा करके नई चीज जोड़नी पड़ेगी। संशोधन करना, परिवर्तन करना, उसका लचीलापन कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी वस्तु में क्या करना? संशोधन। क्या करना? संशोधन। हाँ, तो नवीन वस्तु के निर्माण में उसका संशोधन करना या उसमें परिवर्तन ला देना ही क्या कहलाता है? लिख लो, इसको भी लिख लो भाई। देखो इस विशेषता के अनुसार किसी नवीन वस्तु, इस विशेषता के अनुसार किसी नवीन वस्तु के निर्माण नवीन वस्तु के निर्माण के लिए तथा उसकी गुणवत्ता में नवीन वस्तु के निर्माण के लिए तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए परिवर्तन या संशोधन करने के गुण को ही लचीलापन कहते हैं। लचीलापन, लोचनशीलता, ठीक है। लचीलापन या लोचनशीलता, लचीलापन या लोचनशीलता, ठीक है। नमनीयता, ये भी इसमें आ जाए, ठीक है ना। तो देखो लचीलापन क्या हो गया भाई? क्या हो गया? संशोधन करने की योग्यता या क्षमता क्या कहलाती है उसकी? अब इसके बाद अगला है स्वायत्तता। फिर इसके बाद अपन ब्रेक कर लेंगे। अगला है स्वायत्तता। देखो स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता हो। स्वायत्तता मतलब क्या होना? स्वतंत्रता। देखो व्यक्ति को नवीन वस्तु के निर्माण के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए, कोई दबाव तनाव नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता हो, क्या हो? हाँ, जैसे स्वतंत्र हो जाता है कभी कभी व्यक्ति, निश्चिंत हो जाता है। और कभी कभी ध्यान रखना, व्यक्ति तनाव दबाव की स्थिति में भी कुछ नई चीजों का सृजन कर लेता है।
अपन समाज कुसमाज में पढ़ते हैं उदात्तीकरण, एक आता है उदात्तीकरण या उसे कहते हैं मार्गांतरीकरण भी कहा जाता है। उसमें क्या करता है व्यक्ति तनाव व दबाव की अवस्था में अच्छी अच्छी नई नई चीजों का निर्माण कर देता है, बढ़िया बढ़िया। जब वो क्या नाम था उसका, लियोनार्डो दा विंची, उसने किसका निर्माण किया था? मोनालिसा का। मोनालिसा वो मेले वाली नहीं, मेले वाले ना, मोनालिसा का उसने निर्माण किया था। तो चित्रकृति का, एक चित्रकृति का निर्माण किया था, मोनालिसा चित्रकृति, ठीक है, वो बनाई। अब वो बहुत फेमस पेंटिंग थी, ठीक है। अब उसके लिए क्या कहा था, जब वो बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करता था, एक दिन क्या हुआ, वो नाइट में से बैठा था और ऐसे कुछ पेंटिंग करता 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 उसने एक ऐसी चीज का निर्माण कर दिया जो बहुत फेमस हुई और उसी का नाम था मोनालिसा कृति, ठीक है, वो बना दी उसने। इसी प्रकार कालिदास जी के बारे में सुना होगा, सुना? कौन थे? महाकवि बोलते ना। अब देखो महाकवि कैसे बने, कैसे बने महाकवि? क्योंकि उन्होंने ना बहुत कुछ किया, सब ना। अब कुछ किया है भाई कि जब वह एक टाइम पर, एक समय पर अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, हाँ, तो उस टाइम पर जब वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे तो उनकी पत्नी ने एक बार उनको कहा कि भाई आप इतना प्रेम जो मुझसे करते हो इसको किताबों से करो, या कहने का मतलब ग्रंथों से करो, कुछ अच्छी चीज़ों से करो, तो आपकी क्या होगी, आपकी इच्छा क्या होगी, आप मोक्ष प्राप्त करोगे। ये मतलब उसको बढ़िया, उनको बढ़िया ज्ञान दे दिया गया, ठीक है, और उनका मन विरक्त हो गया उन सब चीज़ों से। यार छोड़ो यार, जब यही अपनी नीयत तो क्या है ना, ठीक है, तो उनके क्या हो गया, अब शायद अब प्रेम का लफड़ा हो गया। क्या हो गया? प्रेम में लफड़ा, यानी जब अपनी पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ क्या हो गया, लफड़ा, तो उन्होंने आकर के बना दिए साहित्य तगड़ा। साहित्य तगड़े बनाए थे ना मेरे को, ध्यान रखना, कभी कभी जो लफड़े होते हैं वो साहित्य तगड़े बना देते हैं जीवन में ना। चलो, स्वायत्ता या स्वतंत्रता क्या होती है, देखो इधर, स्वायत्ता या स्वतंत्रता का मतलब समझना कि स्वायत्ता स्वतंत्रता का मतलब होता है किसी वस्तु के स्वतंत्र निर्णय करने की, स्वतंत्र बनाने की जो क्षमता है, यानी सृजनशील व्यक्ति को स्वयं को द्वारा स्वतंत्र निर्णय करने की जो क्षमता है, वो क्या कहलाती है, उसकी स्वायत्तता कहलाती। क्या कहलाती है? स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता ही स्वायत्ता कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, स्वतंत्र निर्णय करता है, अपना स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता क्या कहलाएगी, स्वायत्तता, ठीक है। तो ये अपने चार हो गए, कितने हो गए, चार। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं इसको ना। सबसे पहला है धारा प्रवाहिता। देखो, सृजनशीलता की आवश्यक शर्तों की बात करें अपन तो वो पहले अपन पढ़ चुके हैं। अब बात करें अपन लक्षण और विशेषताओं की। अब किसकी बात करें, लक्षण और विशेषताओं। तो इसमें और भी आएंगे, भी बहुत सारे, ठीक है। क्या और द्वारा लिख लो, और द्वारा लिख लो, स्वायत्तता लिखो, इसमें स्वायत्तता। देखो किसी व्यक्ति, देखो किसी व्यक्ति में स्वतंत्र निर्णय, किसी व्यक्ति में स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता, किसी व्यक्ति में स्वतंत्र निर्णय करने की जो क्षमता है वही उसकी क्या कहलाती है भाई, स्वायत्तता। वही क्या कहलाती है, स्वायत्तता, ठीक है, वही क्या कहलाती है, उसकी स्वायत्तता। अब एक बार इसको वापस से देखो, सृजनात्मकता की विशेषताएं, लक्षण या तत्वों की बात करें अपन, लक्षण या तत्वों की बात करें तो सबसे पहले धारा प्रवाहिता। सबसे पहले कौन सा, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। धारा प्रवाहिता कि किसी व्यक्ति या बालक के द्वारा, किसी व्यक्ति या बालक की वह योग्यता जो वो खुली अभिव्यक्ति रखता है, क्या रखता है, खुली अभिव्यक्ति, खुले अभिभाषण करना, ठीक है, लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयासरत होना। लक्ष्य की ओर क्या होना, निरंतर प्रयासरत, यानी खुली अभिव्यक्ति हो। क्या उसमें खुली अभिव्यक्ति, जैसे बालक बोलने वाला, बताने वाला, कुछ समझाने वाला, अपनी अभिव्यक्ति किसी होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। तो खुली अभिव्यक्ति करना, अभिभाषण करना, निरंतर अभिभाषण, अच्छा अभिभाषण करना, अच्छा अभिभाषण करना, लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयासरत होना, लक्ष्यों की ओर क्या होना, निरंतर प्रयासरत होना। तो ये क्या कहलाती है, उसकी धारा प्रवाहिता। क्या कहलाएगी ये? अब इसके बाद बात करते हैं पर दूसरी मौलिकता। मौलिकता पहले बताया मैंने, मौलिकता अपने मूल विचार किससे संबंधित होती है, व्यक्ति के अपने मूल विचारों से, मौलिक विचारों से,
जो खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा क्या होते हैं? निर्मित। स्वयं के द्वारा क्या होते हैं भाई? निर्मित। तो स्वयं के द्वारा जो निर्मित विचार है, अपने स्वयं के द्वारा निर्मित मौलिक विचारों के आधार पर, मौलिक किसी वस्तु को नवीन स्वरूप प्रदान करना। किसी वस्तु को क्या करना? अरे नवीन स्वरूप प्रदान करना, उसकी क्या कहलाती है? मौलिकता। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन लचीलापन। तो लचीलापन या लोचनशीलता होती है, देखो लचीलापन नवीन वस्तु के निर्माण के लिए तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो परिवर्तन होता है, जो क्या होता है? परिवर्तन, जो संशोधन जो किया जाता है, संशोधन करने का गुण क्या कहलाता है? लचीलापन। देखो लचीलापन से अपन एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे पाठ्यक्रम का संशोधन होना। पाठ्यक्रम जो है सिलेबस, सिलेबस में क्या होता है? संशोधन। ध्यान रखना, पाठ्यक्रम में लचीलेपन का गुण पाया जाता है। पाठ्यक्रम जो होता है सिलेबस, उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? लचीलेपन। क्योंकि उसको बालकों की आवश्यकता अनुसार, बालकों की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। देखो ये जो कार्य होता है बस राज्य सरकार के द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे इस सत्र में ये पाठ्यक्रम ऐसे चेंज हो सकता है, या इसको हटा करके ये जोड़ दिया गया हो, तो वो कभी कभी राज्य सरकार जो होती है वो भी क्या करती है? संशोधन कर देती है, कुछ चीज़ों को जोड़ देती है, कुछ को हटा देती है। जैसे कोरोना काल में 30% सिलेबस को हटा दिया गया था ना उस टाइम पर, तो क्या किया गया था? उसको हटा दिया और उसको शॉर्ट कर दिया गया। तो इस प्रकार वो क्या कहलाता है? उसका लचीलापन। वो उसका क्या कहलाया गया? लचीलापन, संशोधन या परिवर्तन करने की योग्यता। और अब बात स्वायत्तता की। तो स्वतंत्र निर्णय करने की जो क्षमता होती है, स्वतंत्र निर्णय करने की जो योग्यता होती है, वो उसकी क्या कहलाती है? स्वायत्तता। क्या कहलाती है उसकी? ठीक है। तो ये अपने 4 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद अगला नेक्स्ट आगे यहाँ तक समझ में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलो 5वें की हम बात करते हैं। 5वां है कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता। देखो अगला है कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता की अपन बात करें, देखो कल्पनाशीलता किस पर आधारित होती है? व्यक्ति की कल्पना। किस पर आधारित है? कल्पना। ठीक है। व्यक्ति क्या करता है? इसमें कल्पनाएं करता है। क्या करता है? कल्पनाएं। कल्पनाशीलता व्यक्ति क्या करता है? कल्पनाएं। व्यक्ति कल्पनाएं करता है। और जब कल्पनाओं में क्या, देखो कल्पनाओं में क्या होते हैं? व्यक्ति के विचार। क्या होते हैं कल्पनाओं में? व्यक्ति के, अरे व्यक्ति के विचार जुड़े रहते हैं। कल्पनाओं में व्यक्ति के क्या जुड़े रहते हैं? आपस में विचार, यानी विचार उसके साथ प्लस रहते हैं। और विचारों से व्यक्ति क्या करता है? जब विचार को गहन करने लग जाए। देखो जैसे मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ, मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं कल्पना कर रहा हूँ उसके बारे में, अरे उसके नहीं किसी के बारे में, है ना, ठीक है, किसी अपन कोई भी काम कर रहे हैं तो अपन कल्पनाएं कर रहे हैं। अब कल्पना करें तो कल्पना में क्या होती है? व्यक्ति के विचार। क्या होते हैं कल्पनाओं में? विचार। अब कल्पनाओं में जब व्यक्ति के विचार जो सम्मिलित होते हैं, वो विचार, जब वो विचार बहुत अधिक गहन विचार हो जाए, व्यक्ति के गहन जब विचार हो, विचार क्या हो? गहन हो, बहुत ज्यादा हो, तो गहन विचार करना ही क्या कहलाता है? चिंतन। क्या होता है? वह क्या होता है? व्यक्ति का यानी गहन विचार करना, किसी मुद्दे पर बहुत ज्यादा विचार करना है, क्या कहलाता है? चिंतन। अब जब चिंतन समझना, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था उसको मैं क्लियर करूंगा। देखो मुख्य रूप से जो चिंतन की अपन बात करें तो जो ये चिंतन जो शब्द है वो व्यक्ति के विचारों कल्पनाओं पर आधारित होता है। विचार और कल्पनाओं पर क्या आधारित होता है? चिंतन। अब देखो अगर अपन बात करें चिंतन की मुख्य रूप से चिंतन के अपन 2 प्रकार देखते हैं। एक तो होता है अपसारी, एक तो कौन सा? अपसारी चिंतन, एक होता है अभिसारी चिंतन। ठीक है। अब देखो अपसारी या अभिसारी चिंतन की अपन बात करें तो देखना इसमें अपसारी चिंतन क्या होता है? देखो अपसारी चिंतन वो चिंतन होता है जहां पर व्यक्ति की जो सोच होती है, व्यक्ति का जो चिंतन का जो तरीका होता है, व्यक्ति के जो विचार होते हैं इसमें किसमें? अपसारी। वो विस्तृत होते हैं। क्या होता है वो? यानी व्यक्ति के विचार बहुत अधिक विस्तृत होते हैं, बहुत सभी पक्षों के बारे में, यानी व्यक्ति सभी पक्षों के बारे में सोचता है, उस पर क्या करता है? चिंतन करता है। व्यक्ति सभी अलग अलग पक्षों के बारे में चिंतन करेगा, सोचेगा, विचार करेगा। ठीक है। तो वो अपसारी चिंतन, वो किस में आएगा? अपसारी।
यानी यहाँ पर जो चिंतन करने का जो जैसे व्यक्ति चिंतन कर रहा है वो सभी पक्षों का कर रहा है, अलग अलग पक्षों का, सभी पक्षों का क्या कर रहा है यहाँ पर चिंतन, सभी पक्षों के बारे में सोच रहा है वो, ठीक है, सभी पक्षों के बारे में, वो है अपसारी चिंतन। वो कौन सा चिंतन है, कौन सा? हाँ, और एक बात और याद रखना, अपसारी चिंतन जो चिंतन होता है भाई, अपसारी चिंतन हमेशा, अपसारी जो चिंतन होता है वो सृजनशीलता से, किससे? सृजनशीलता या कहे तो सृजनात्मकता, सृजनात्मकता। अपसारी चिंतन किससे संबंधित होता है? सृजनात्मकता से। किससे? लास्ट बार यही क्वेश्चन आया, ये पूछा था कि अपसारी सृजनात्मकता का संबंध किस चिंतन से है, तो किससे था? अपसारी से। अब देखो इधर दूसरे वाली की बात करते हैं, देखो एक है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि व्यक्ति किसी एक पक्ष की ओर ध्यान देता है, किसी एक पक्ष की ओर, किसी एक ही चीज पर ध्यान देता है, सिर्फ उसी के बारे में सोचता है, सिर्फ एक चीज के बारे में, जो सभी पक्षों के बारे में सोचता है, वो अपसारी है। और जब सिर्फ एक पर्टिकुलर एक बिंदु पर एक ही चीज पर ध्यान दिया जाता है, वो कौन सा होता है? अभिसारी। कौन सा होता है वो? अभिसारी। तो अभिसारी जो चिंतन होता है वो पर्टिकुलर एक बिंदु पर, एक क्षेत्र पर, सिर्फ एक क्षेत्र पर ध्यान दिया जाता है अभिसारी चिंतन में। किसमें? एक क्षेत्र पर। देखो इधर बहुत सारे पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, हाँ, जो सिर्फ ओनली पढ़ने पे ध्यान देते हैं, हाँ, उनका एक ही काम है पढ़ना, किसी को ना तो उनको कोई ज्यादा दोस्त ना कोई मतलब कोई नहीं है, बस सिर्फ पढ़ाई है। वो क्या करते हैं? अभिसारी। उनके अंदर ज्यादातर कौन सा चिंतन होता है? अभिसारी। सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य है। और वो अभिसारी चिंतन करने वाले ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो कॉमन बच्चे भी आते हैं, पर ज्यादातर अभिसारी चिंतन जो होता है वो पाया जाता है प्रतिभाशाली बालकों में। इसमें ये होता है प्रतिभाशाली में, इसमें प्रतिभाशाली। देखो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनमें कौन सा चिंतन? और सृजनशील बालकों में। लेकिन एक बात और याद रखना अभ्यास, सृजनशील जो बालक होते हैं, सृजनशील बालक प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो, ठीक है। सृजनशील बालक क्या हो सकते हैं? प्रतिभाशाली, लेकिन प्रतिभाशाली जरूरी नहीं है कि ये सृजनशील हो। लेकिन सृजनशील बालकों में देखो, सृजनशील बालक 90 से 110-20 तक की IQ लेवल वाला भी सृजनशील हो सकता है, औसत वाला। औसत मतलब जैसे अपन, हाँ, जैसे मेरी तरह औसत बुद्धि वालों, अब तुम सब तो इंटेलिजेंट हो, है ना, तुम्हारा तो IQ लेवल ज्यादा है, वैसे मैं तो क्या हूँ, मैं तो औसत हूँ ना। अब देखो मेरा तो ज्यादा नहीं, तो अब क्या हो गया, मैं सामान्य हूँ, तो मैं क्या हूँ, एक हो सकता है मैं सृजनशील या सृजनात्मक हूँ। तो सृजनशील प्रतिभाशाली हो सकते हैं, लेकिन प्रतिभाशाली सृजनशील नहीं भी हो सकते, ठीक। तो ध्यान रखना इस चीज को। तो ये हो गया बस। अब तो ये इसके कल्पनाशीलता के बारे में सिर्फ समझाना था, ठीक है। अब अपन ब्रेक कर लेते हैं, तो इसके बाद में स्टार्ट कर लो, ठीक है। इसको समझा दें।